दोस्तों, हमारे हाथ में है भगत सिंह की जेल डायरी। इस किताब में भगत सिंह के द्वारा लिखी गई 404 पन्नों की डायरी के बारे में लिखा गया है। भगत सिंह ने जो भी अपनी डायरी में लिखा वो हूबहू इस किताब में छापा गया है। अगर आपको ये समझना है कि भगत सिंह के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जब वो जेल में थे, जब उनकी उम्र महज 20-22 साल की थी, जब उनको ये पता था कि कुछ दिनों बाद उनको फांसी दे दी जाएगी, तब उनके दिमाग में क्या था, वो क्या सोच रहे थे, ये सारी बातें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। ज़्यादातर पन्नों में आपको भगत सिंह के द्वारा समझी गई अलग अलग किताबों से कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उन्हीं टर्म्स और डेफिनेशंस के दरमियान भगत सिंह ने अपने मन की बातें भी लिखी हैं। तो आज के वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में हमने उन खास बातों को पढ़ा था आपके लिए, और आज फिर से इस किताब को कंटिन्यू करेंगे और उन खास बातों को पढ़ेंगे जो शायद भगत सिंह के मन में रही थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है कहानी वाला, और इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर हम दुनिया भर में लिखी गई बेहतरीन किताबों को आपके लिए पढ़ते हैं, उनको आसान भाषा में समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जिस किताब की चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त वो है जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस किताब को आगे पढ़ने वाले हैं और उन खास बातों को आपके लिए पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे दिल को छुआ। तो जैसा कि हमको पता है, भगत सिंह न सिर्फ एक बहादुर क्रांतिकारी थे, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो सामाजिक मुद्दों पर उनकी क्या राय थी, अलग अलग विषयों पर उनकी क्या राय थी, उस पर भी उन्होंने इस डायरी में जगह जगह पर अपनी बातें लिखी हैं। तो एक जगह पर उन्होंने लिखा है, नॉट ओनली द एंशियंट एंड फ्यूडल but also the representative state of today is an instrument of exploitation of wage labor by capital। तो भगत सिंह ये कह रहे हैं कि सत्ता में चाहे कोई भी आ जाए, उसकी एक मंशा, एक इरादतन या गैर इरादतन मंशा ये भी रहती है कि वो जनता को एक्सप्लॉइट कर सके, उसका शोषण कर सके। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। इस पर उनके कुछ ऐसे विचार रहे। There are two kinds of leaders who incline to drag the party back at the moment when it should go fast. One kind always tends to see overwhelming difficulties and obstacles in the way of revolution and looks at them, consciously or unconsciously. With the desire of avoiding them, they alter the Marxism into a system for explaining why revolutionary actions is impossible. The other kind are mere superficial agitators. They never see any obstacles until they break their heads against them. They think they can avoid real difficulties by floods of oratory. जिस दौर में भगत सिंह इन लाइनों को लिख रहे हैं, उनका इशारा इस तरफ है कि नेता दो तरह के होते हैं। एक वो जो आने वाले खतरे को पहचान जाते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और दूसरे वो जो खतरे को नहीं पहचान पाते और सिर्फ भाषणबाजी से काम चलाते हैं। Society, however, does not rest upon law. This is a legal fiction. Rather, the law must rest on society. It must be the expression of the interest and the needs of society which result from the social, invariably material methods of production as against the arbitrariness of individual. यहाँ पर भगत सिंह ये कहना चाहते हैं कि कानून जनता के लिए बनाए जाने चाहिए। जनता को कानूनों के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इस वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। The aim of life is no more to control mind but to develop it harmoniously, not to achieve salvation hereafter
but to make the best use of it here below, and not to realize truth, beauty and good only in contemplation, but also in the actual experience of daily life. भगत सिंह ये कह रहे हैं कि किसी की भी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने दिमाग को इतना डेवलप कर ले, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर ले और उसके बाद फिर संन्यास ले ले, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि आप जो भी सीखें उसको समाज के कल्याण में, लोगों की भलाई में इस्तेमाल करें. If then you wish to give stability to the state, bring the two extremes as near together as possible. Tolerate neither rich nor beggars. These two conditions, naturally inseparable, are equally fatal to the general welfare. भगत सिंह ये कह रहे हैं कि अगर आपको समाज में बैलेंस बना के रखना है तो आपको दो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा. एक, समाज में एक ऐसे तबके का निर्माण ना हो जाए, ऐसा एक तबका ना खड़ा हो जाए जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, और दूसरा, एक ऐसा तबका पीछे ना रह जाए जो हद से ज़्यादा गरीब हो. ये दोनों ही परिस्थितियां किसी भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं. आप इस कथन पर क्या सोचते हैं? भगत सिंह के इन विचारों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए. If we were immortal, we should all be miserable. No doubt it is hard to die, but it is sweet to think that we shall not live forever. भगत सिंह मौत के बारे में लिख रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर हर कोई अमर हो जाए तो जिंदगी बदतर हो जाएगी. मौत आना ये एक कड़वा सच है. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंदगी एक दिन खत्म होनी है. भगत सिंह ने इस डायरी में समाज के तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर अपनी राय लिखी है. अगर उन विचारों को आज आप 2023 में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि 1929 से 1931 के बीच में जब भगत सिंह जेल में थे तब वो अपनी उम्र के हिसाब से उनकी सोच कितनी आगे थी. तो एजुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है. द मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इनटू इंडियन was the training of a sufficient number of young Indians to fill the subordinate post in the public offices with English speaking natives. एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो पढ़ाई और पढ़ाने का तरीका, जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों से भारत को मिला है, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि ऐसी नस्ल तैयार करना जो अंग्रेज़ी बोल सके और अंग्रेज़ों के ऑफिस में काम कर सके, अंग्रेज़ों के ऑफिस में बाबूगिरी कर सके. उनका मकसद ये नहीं था कि ऐसी नस्ल हो जिसका दिमाग, जिसकी सोच समय से आगे हो. भगत सिंह की 404 पन्नों की इस डायरी में से अब जो एंट्री मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है. भगत सिंह ने पहली बार और इकलौती बार महात्मा गांधी के बारे में इस किताब में लिखा है. तो उन्होंने क्या लिखा वो पढ़ते हैं. Truly the path of a Mahatma is difficult, and it is not surprising that Gandhi has recently tried to repudiate the title and its responsibilities. His influence in India is steadily waning, but his ascetic pose and vague, impracticable Tolstoyan theories, which he so skillfully enunciates as great moral truths, seem to have deluded many well-meaning but weak-minded people in sentimental England, and some even the logical France, who are on the lookout for a new light from the east. तो भगत सिंह पहली बार महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिख रहे हैं. वो लिखते हैं कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई है उसे महात्मा गांधी ने खुद कभी नहीं स्वीकारा. महात्मा गांधी का असर धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो टॉल्स्टॉय थियरी पढ़कर जिन तरीकों को अपनाया है उनसे बहुत से लोग प्रभावित हुए, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में. तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की डायरी, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह. इस किताब को पढ़कर आपको भगत सिंह के बहुत करीब जाने का मौका मिलेगा. आप समझ पाएंगे कि भगत सिंह पर किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस था, वो किन किन लेखकों से, विचारों से प्रभावित थे और अलग अलग विषयों पर उनकी अपनी क्या सोच थी. तो दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन किताबें हम कहानी वाला पर आपके लिए लेकर आते हैं, उनको पढ़ते हैं.
आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को, आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हम जो कहते हैं वो किताबों में लिखा है, और आज की दुनिया में जहां पर इंटरनेट पर सच और झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल है, वहां पर हम किताबें आपके लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी किताबें जिन्होंने दुनिया भर में अपना असर छोड़ा है, लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, अगली किताब के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।